हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम। 15 अप्रैल 10 मिनट 10 करंट अफेयर में है आपका ढेर सारा स्वागत। आइए शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्स जो आप करते हैं, जिससे कि हमें आपका ये करंट अफेयर्स और ज्यादा बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया बनाने का मेहनत हम करने का हमारा मन क्या करता है। ठीक है जी। तो कीप शावरिंग योर लव। एंड ये हैं कल के आप क्विज के रिजल्ट। विक्रम, दीपायन, मानव, लव एंड जयता दे। बहुत बढ़िया भाई, बधाइयां। आओ जी शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। देखो, न्यूज नंबर 1 आ रही है। इंडिया कैंसल्स ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट। यानी कि कहानी ये आती है, इंडिया ने अभी हाल ही में, अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अच्छा, ये फैसिलिटी जो थी, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बोल रहे हैं, ये जून 2020 से ये एप्लीकेबल है। पता है आपको, जून 2020 से ये चल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बंद कर दिया गया? देखिए, हाल ही में समझिएगा, हाल ही में अभी ना बांग्लादेश के जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब थे, ये हाल ही में गए थे। इनके जो लीडर हैं, ये मोहम्मद यूनुस मार्च 2025 में चाइना गए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। तो मोहम्मद यूनुस इस समय वहां के इंटरिम लीडर हैं, क्योंकि वहां की जो प्रेसिडेंट साहिबा थी, वो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी, उनको देश निकाला कर दिया गया, प्रोटेस्ट हुए वहां पर। तो मोहम्मद लीडर कर दिया है, मोहम्मद यूनुस। एक मिनट रुकिएगा, इसको सही कर दें। मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस गए चाइना। अच्छा, चाइना में जाकर के आपने अक्सर, आपने काफी देखा होगा, काफी इन्होंने एक ऐसा डायलॉग दिया था जिससे काफी ज्यादा बवाल हो रहा था। क्या था, सब बताते हैं आपको। तो हुआ ये था कि ये मोहम्मद यूनुस मार्च 2025 में चाइना विजिट के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो इंडिया के लिए कंसर्न बन गया। क्या था? बोले, देखिए इंडिया का जो, बोले कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ना, अरे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड है, मतलब हर तरफ से वो लैंड से ही घिरा हुआ है वो तो। अच्छा समझिएगा, यानी कि यूनुस ने कहा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही उनका ओशियन के साथ इकलौता कनेक्शन है। समझिएगा, आपको लग रहा होगा इसमें क्या ही बोल दिया, इसमें इतना क्या था। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, अच्छा, और लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो पानी से भी थोड़ा बिजनेस करता है। वो किसके सहारे करता है? बांग्लादेश के सहारे करता है। तो एक्चुअल में ये तिखार के कह रहे थे कि सुनो, तुम्हारे पास में ना, अगर हम चाहें तो हम तुम्हारा पानी का एक्सेस बंद कर सकते हैं। समझे? ये चीज है कहानी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे, इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है। सुनिएगा, ये स्टेटमेंट का सरफेस लेवल मीनिंग तो ये है। सरफेस लेवल मतलब ऊपर ऊपर से क्या लगता है कि अरे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये डायरेक्ट ओशियन का एक्सेस नहीं है और बांग्लादेश ही उनका रूट है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी ना, याद रखना, कुछ भी न्यूट्रल नहीं होता दोस्त। और वो भी जब जब चाइना की गोद में जाकर के ये चीज बोली जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था, और उसमें क्या चीज छुपी हुई थी समझना। उसमें छुपा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वल्नरेबल है, और अगर बांग्लादेश चाहे तो इंडिया का ओशियन एक्सेस बंद भी करवा सकता है। ये स्टेटमेंट क्यों डेंजरस है, आप ये समझिएगा। एक्चुअल में है क्या? देखो, आपने हमेशा देखा होगा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को इस प्रकार से ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये इतना, ये इसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। पता है ये कितना बड़ा है? ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर बड़ा है। अगर ये सिर्फ 20-22 किलोमीटर लंबा है, इसका मतलब अगर बांग्लादेश चाहे और चाइना चाहे, इसके एक तरफ चाइना एक तरफ बांग्लादेश है, तो यहां पर अटैक करके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहां पर अटैक करके क्या करेंगे, 20-22 किलोमीटर खत्म करना क्या ही बड़ी बात होती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे। समझ गए? तो यूनुस ने इस लाइन से इंडिया की वीक नर्व को छेड़ दिया है। एक्चुअल में आपने सुना एक्यूलेस हील, तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये हमारे लिए एक्यूलेस हील का काम करता है। और दूसरा, चाइना जाके ये बात बोली है, मतलब चाइना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई देखो ऐसा है, चाइना आ जाओ, हम तुम्हारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने को रेडी हैं। ठीक। अच्छा, अब भारत क्या करेगा, सुनना। इंडिया अब तक बांग्लादेश को ट्रांजिट, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये आखिरकार ना, ये ट्रांजिट, ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होता क्या है। अभी तक क्या था, सुनना। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे कि हमने, यानी भारत ने अब रोका क्या है, ये समझते हैं। देखिए, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अभी तक ये होता था कि बांग्लादेश इंडिया के किसी भी पोर्ट पे सामान अपना होता, जैसे मान लो बांग्लादेश को कोई सामान भेजना है। अब बांग्लादेश के पोर्ट इतने बड़े बड़े हैं नहीं, और बांग्लादेश में टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का। तो बांग्लादेश क्या करता था, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के तहत होता यह था कि बांग्लादेश अपना कोई भी सामान इंडिया ला सकता है, और इंडिया के किसी भी पोर्ट के ऊपर ले जाकर के वहां से सीधा अपना सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब हमने बोला बैठो तुम, तुम्हें ये एक्सेस देंगे ही नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब इसका होगा क्या?
अब देखा यह जा रहा है कि इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने वहां जाकर के ऐसा बोल दिया। हालांकि इसके पीछे का दूसरा रीजन है, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे ना, वो भारत सरकार से लगातार प्रेशर बना रहे थे 2020 से ही कि भाई आप जो ये बांग्लादेश को ये मुफ्त का एक्सपोर्ट करने का, हमारे सारे पोर्ट का एक्सेस देते हो ना, इससे बांग्लादेश का कपड़ा विदेशों में काफी सस्ता होता है और हमको नुकसान होता है। तो ये ट्रेडर लॉबी ना लगातार ये प्रेशर बनाई जा रही थी, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। समझ गए आप? ये है पूरी कहानी, इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश एक्सपोर्ट पे क्यों कैंसिल करी और क्या किया है। ठीक है, फिर आगे आओ। अच्छा, अगली न्यूज पढ़ो भाई। अगली न्यूज हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट न्यूज हमारी कहती है कि यहां पर ये कहती है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च हो गया है। अच्छा साहब, अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिनरल मिशन है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखो, एनसीसीएम बोलते हैं इसको प्यार से, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, एनसीएमएम। एनसीएमएम इसको प्यार से बोलते हैं। ये एक जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक है इंडिया का। कैसे? स्पेशली जब इस समय जो दुनिया जो है ये लिथियम के पीछे पड़ी हुई है, ये कोबाल्ट के पीछे पड़ी हुई है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है ना। तो ऐसे मिनरल्स के लिए इस समय कॉलोनियल रेस चल रही है भयंकर। तो अब इंडिया भी इसमें कूद गया है। तो इंडिया ने 2025 में ये मिशन लॉन्च किया। इंडिया ने, सुनिए, इंडिया अपने आप पे डिपेंड होना चाहता है क्रिटिकल मिनरल के लिए। अभी तक क्या है, क्रिटिकल मिनरल का जो ग्लोबल सप्लाई है ना, 85% चाइना ओन करता है उसको। अब आप समझ गए, अगर चाइना उसकी रिफाइनिंग ओन करता है तो फिर हमारी डिपेंडेंस इसके ऊपर है, चाइना के ऊपर। आप सोच रहे होगे इसमें क्या फर्क पड़ता है, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ, इसमें ऐसा क्या है? या ग्रेफाइट हो गया, निकल हो गया, इनको, ये ग्रेफाइट हो गया, निकल हो गया, इनको क्रिटिकल एलिमेंट बोला जाता है। सुनो भाई साहब, फिर लिथियम चाहिए होता है जितनी भी बैटरी होती है ना, बैटरी चाहे चाहे ईवी की बैटरी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, चाहे मोबाइल की बैटरी हो। कोबाल्ट किस में चाहिए होता है? जो सुपर एलॉय होते हैं, सुपर एलॉय में चाहिए होता है। दूसरा, जितने हम लोग स्पेस मिशन करते हैं ना, उसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चाहिए होता है ये सुपर एलॉय से सामान बनाने के लिए, जो कि बहुत हल्का होता है और स्पेस में खाली इसी का बनाया हुआ सामान टिक पाएगा। आरई होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये क्या होता है? ये विंड टरबाइन और मिसाइल बनाने में काम आता है। विंड टरबाइन जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, मिसाइल। फिर ग्रेफाइट और निकल क्या होते हैं? ये भी ईवी में काम आते हैं। इसका मतलब ये समझिएगा कि साहब, बिना इनके ना तो ईवी है, ना सोलर पैनल है, ना 5G है, और ना ही एआई चिप्स है। समझ गए? और यही सब फ्यूचर है, आपको पता है, मतलब इनके बिना फ्यूचर नहीं है। तो अब इंडिया ने क्या किया, ये समझो, तगड़ा ब्रेकडाउन समझो क्या है। इंडिया ने जीएसआई को बोला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला, देखो भाई जीएसआई ऐसा है, हमको चाहिए 6 साल के अंदर 1200 एक्सप्लोरेशन। तुम इंडिया में 1200 एक्सप्लोरेशन करोगे और तुम वो जगह खोज के निकालोगे जहां जहां पर भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर ये क्रिटिकल मिनरल जहां जहां हो सकते हैं ना, उनको 6 साल का तुमको टाइम दे रहे हैं, 1200 एक्सप्लोरेशन तुमको करने हैं और पूरा साइंटिफिकली मैप करना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी माइनिंग और रिफाइनिंग में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। हम किसी दूसरे के ऊपर, चाइना जैसे देशों के ऊपर हम निर्भर नहीं होना चाहते हैं। समझ गए? ये है पूरी कहानी। तो अब न्यूज पढ़ो एक बार। एनसीएमएम ने जो 2025 में लॉन्च किया, ये स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ये कर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। समझे? तो अच्छा, इसने किसको इसके टास्क दिया? जीएसआई को ये टास्क दिया है कि आपको 1200 एक्सप्लोरेशन करने होंगे इन 6 सालों में। बस ये कहानी, यही हमने आपको अभी बताई। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, ये देखिए, ये हमने आपको बताया ही है इन सब का इस्तेमाल क्या क्या होता है। आओ, फिर देखो यहां पर सक्सेसफुल टेस्ट गौरव ग्लाइड बॉम्ब। भाई ये बहुत बढ़िया चीज है। देखो, अभी है क्या हुआ, क्या समझना, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बना लिया। एलआरजीबी बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, एलआरजीबी। अब ये है क्या, ये सुखोई जो हमारा फाइटर जेट है ना, सुखोई 30 के ऊपर इसको लगाया जा सकता है, मतलब इसको चढ़ाया जा सकता है इसको ऊपर, और सुखोई से इसे फायर किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा साहब, ये 100 किलोमीटर की दूरी से, ये नॉर्मल बॉम्ब अगर फेंकोगे ना, तो नॉर्मल बॉम्ब जैसे मान लो यहां फेंका तो वो यहीं गिर जाएगा। ये क्या करेगा, ये जहां फेंका जाएगा ना, उससे 100 किलोमीटर आगे तक ग्लाइड करते हुए, तैरते हुए चला जाएगा और एकदम प्रिसाइसली हिट करेगा। तो ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है? एक बॉम्ब जिसको फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये फ्री फॉल नहीं होता है, बल्कि विंग असिस्टेड होता है। मतलब आप ये देख रहे हो, ये विंग असिस्टेड है। ये देखो यहां पर विंग्स है ना, तो ये विंग असिस्टेड होता है, फ्री फॉल नहीं होता ये, और टारगेट तक ग्लाइड करता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब इससे आप सोचो फायदा क्या होगा यार, किसने बनाया? तो देखो, इसको बनाया है आरसीआई ने, ये डीआरडीओ ने बनाया है। और डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के, ये रिसर्च सेंटर इमारत, आरसीआई ने मिलकर के इसको बनाया है। तो है क्या, चंडीपुर में इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब इससे होगा क्या?
देखो, जैसे यूएस से अभी तक हम खरीदते थे, यूएस में एक बॉम्ब बनाते हैं, जेडैम बोलते हैं। तो इंडिया का ये खुद का जेडैम समझ लो कि हमने अपना जेडैम बना लिया है हमने अपना। इससे होता क्या है दूसरा ये समझना, जैसे चाइना चाइना और पाकिस्तान के लिए डिटरेंस है। हम सुखोई से 100 किलोमीटर दूरी पे अगर हम एयरबेस या मिसाइल साइट से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्टाइल में हर बार मार सकते हैं। क्यों? हमें उनके एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बॉम्ब तो 100 किलोमीटर दूर से काम करता है। बात समझे? माने हर बार हम सर्जिकल स्ट्राइक मार रहे हैं। इससे क्या होगा? पायलट की भी सेफ्टी है और ये लोग एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिलेगा इनको। और अब ये समझो, माउंटेन वॉरफेयर में तो ये गेम चेंजर है। जैसे चाइना बॉर्डर है, बंकर में छुप जाते हैं, ब्रिजेस, टनल, ये सब पे हमने अपना सुखोई उड़ाया और ऊपर से ग्लाइड करा दिया, 100 किलोमीटर दूर से हमने ग्लाइड करा दिया अपना बॉम्ब। खत्म भाई साहब उधर सब कुछ। तो ये फायदा है। तो इसका नाम क्या है? गौरव नाम है इसका। ठीक है, आ गया। फिर देखिएगा, क्रिकेट वापस आ रहा है ओलंपिक्स में साहब, 128 साल बाद आ रहा है। तो पहला और आखिरी क्रिकेट कब खेला गया था पता है? सन 1900 में। इसी में पहला भी क्रिकेट खेला गया था ओलंपिक्स में, 1900 के जो ओलंपिक्स थे, इसमें पहला क्रिकेट भी खेला गया और आखिरी क्रिकेट भी यही खेला गया। ठीक है, इसके बाद से कभी खेला नहीं गया। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन का कंपटीशन हो रहा था यहाँ पर। 128 साल बाद 2028 में अब ये वापस आ रहा है। इसमें 6 टीम मेंस कैटेगरी में होंगी अब, मतलब 2028 में आएगा ये। 6 टीम मेंस की होंगी और 6 टीम विमेन की होंगी इसमें। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा, बड़ी डील इसलिए क्योंकि देखो यार, अभी ये वाला ओलंपिक होगा कहाँ? यूएसए में हो रहा है, राइट? लॉस एंजलिस में होगा। ये 2028 वाला जो ओलंपिक्स है ये कहाँ हो रहा है? लॉस एंजलिस में। तो क्रिकेट यूएस में हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो इससे मतलब एक क्रिकेट को एक और ज्यादा बड़ी ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है ये मिलेगी। अच्छा, ये ध्यान रखना, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हो रहा है भाई साहब, स्क्वाश भी वापस आ रहा है इस बार। स्क्वाश अभी तक नहीं था ओलंपिक्स में, स्क्वाश पहली बार आ रहा है यहाँ पर, पहली बार। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, ये फ्लैग फुटबॉल भी है। ये अमेरिकन गेम होता है, हम लोग नहीं खेलते इसको यहाँ पर। फ्लैग फुटबॉल भी आ रहा है और देन बेसबॉल भी आ रहा है, क्योंकि देखो बेसबॉल जैसे हमारे वहाँ क्रिकेट फेमस है ना, वैसे यूएसए में बेसबॉल फेमस है। तो बेसबॉल भी वापस आ रहा है। और एक होता है लेक्रोस, लेक्रोस भी आ रहा है, ये लेक्रोस। तो ये सब गेम है, तो एग्जाम में ना ये वाला और ये वाला जरूर आएगा इस बार। ठीक है, चलो, देख लिया आपने। फिर देखिएगा, विराट कोहली पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं भाई साहब जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। 1000 बाउंड्रीज हिट करने का रिकॉर्ड, 1000 बाउंड्रीज हिट करने का रिकॉर्ड आईपीएल में इन्होंने बना लिया सबसे पहले। फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन आईपीएल। इनके बाद को देखो, इसमें 721 चौवे और 269 छक्के, कुल मिला के 1000 बाउंड्रीज इन्होंने हिट कर ली। इनके बाद आते हैं शिखर धवन और उसके बाद आते हैं डेविड वार्नर। ये आईपीएल की बात हो रही है। फिर देखिएगा, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से नवाजा जा रहा है। देखिए, जेम्स एंडरसन, इनको सर जिमी भी बोलते हैं। जब नाइटहुड लग गया तो मतलब जिमी सर लग गए, ये सर जिमी हो गए ये। तो देखिए इसमें कहानी क्या है, सात पहली चीज ये समझना, ये फास्ट बॉलर है विद मोस्ट टेस्ट विकेट्स इन हिस्ट्री। आज तक इन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस में जितने विकेट्स इन्होंने लिए हैं ना, उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। कितने लिए हैं? 704 विकेट लिए हैं 188 टेस्ट मैचेस में। सोच के देखिए, बहुत हो गया ये। तो ये पहले फास्ट बॉलर है एवर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट क्रॉस करे। आज तक कोई भी 700 टेस्ट विकेट नहीं क्रॉस कर पाया। क्या? किस चीज में? 700 टेस्ट विकेट इसमें फास्ट बॉलर किया है। मुथैया मुरलीधरन ने किया है, शेन वॉर्न ने किया है, बट दोनों स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलर कोई नहीं था। तो ये फास्ट बॉलर में इन्होंने ये काम करा है। समझ गया? 20 साल का इनका करियर रहा और अभी पिछले साल ये रिटायर हो गए। 21 साल तक ये पूरे खेलते रहे ये। और इन्होंने सबसे ज्यादा लॉर्ड्स में लिए हैं। इस बार इनके ऊपर सवाल जरूर आएगा, इसलिए इनकी चीजें मैं बता रहा हूं यहां पर आपको। और 600 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया था, इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। और 700 विकेट जो है ये इंडिया के अगेंस्ट लिया था इन्होंने। तो ये रिकॉर्ड जरूर देखना इस बार एनटीपीसी में, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, एक ना एक सवाल आपको इससे मिलेगा। तो अब ये है कि नाइटहुड का टाइटल, नाइटहुड मतलब एक ऑनर होता है यूएस में, यूएस कह रहा हूँ ब्रिटेन में। तो अब ये उनके जब जिसको नाइटहुड बोलता है उनका नाम क्या, सर लग जाता है। तो अब ये सर जिमी एंडरसन है ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये थी पूरी कहानी दोस्त, आज की कहानी। फिर देखिए, अच्छा, पद्मश्री अवॉर्डी रमैया ही पास अवे, इन्होंने साहब 1 करोड़ पेड़ लगाए थे, 1 करोड़। अभी कुछ साल पहले इनको पद्मश्री भी मिला था। इनके बारे में फेमस ये था कि जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं ना, ऐसा बोर्ड टांग लेते हैं अपने ऊपर जो कहता है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वो तुम्हें बचाएंगे। ये और इनकी वाइफ दोनों लोग देखिए यही काम करते थे। हालांकि अफसोसजनक की बात है कि ये अब नहीं रहे। 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ इन्होंने लगाए थे। अच्छा, 2017 में इनको मिला था ये। फिर देखिएगा, कथक डांसर है कुमुदिनी लाखिया, शी ऑल्सो पास्ड अवे। इनको
2024 में ही अभी पद्म विभूषण मिला था। 100% एग्जाम में आएगा इस बार कि कुमुदनी लाखिया बताइए किस चीज से, किस नृत्य से संबंधित है। आप आंसर करिएगा कथक। फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा बाद में। देखो बोला था कि एग्जाम में आएगा, अभी भी लिख देता हूं, एग्जाम में आएगा। अब देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा एग्जाम के बाद, ताल ठोक के बोल रहा हूं, आएगा ही आएगा। तो कुमुदनी लाखिया ये कथक डांसर है, क्योंकि 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कहानी। पद्म विभूषण मिला है इनको 2024 में। अच्छा, और अभी ही मतलब 2024 का अनाउंस हुआ था, मिला अभी रिपब्लिक डे 2025 में है, यानी 26 जनवरी को अभी। चलिए गाइस, आइए सवाल करते हैं। ये देखो, ये टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करना, हमारा वाला टेलीग्राम है ये। इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सारे अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी आपको। करंट अफेयर्स की पीडीएफ हालांकि ऐप पे मिलती है। फिर देखो, अच्छा चलो, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी किसके साथ में हमने कैंसिल करी? बांग्लादेश के साथ में। कौन सा मिशन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में शुरुआत करा है? ये आ जाएगा नेशनल इंपॉर्टेंट मिनरल मिशन, नेशनल मिनरल कंजर्वेशन मिशन। ये आ जाएगा नेशनल मिनरल कंजर्वेशन मिशन, राइट? यस, ठीक है। फिर आइए और आगे आते हैं। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट रेंज करा, किसको? सुखोई से इसको टेस्ट किया था। गौरव बॉम्ब जो है 100 किलोमीटर की रेंज है। कितने सालों बाद क्रिकेट वापस आ रहा है? अरे 128 साल बाद आ रहा है। फिर क्रिकेट के अलावा कौन सा नया स्पोर्ट इंक्लूड कर रहे हैं? रेसलिंग, बेसबॉल, बॉक्सिंग, चेस, बेसबॉल इंक्लूड कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट है क्रिकेट का जो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा? भाई साहब याद रखिएगा, T20 फॉर्मेट में ही खेला जा रहा है इस बार, T20 फॉर्मेट। कौन फर्स्ट बैट्समैन बन गया आईपीएल की हिस्ट्री में 1000 बाउंड्रीज मारने वाले? ये है नन अदर देन किंग कोहली। फिर हाल ही में कौन से ग्रेट फास्ट बॉलर हैं जिनको नाइटहुड का टाइटल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से? तो ये आ जाएंगे सर जेम्स एंडरसन, यानी सर जिमी, राइट? अभी हाल ही में 87 की एज में चेट्टू रमैया यानी वन्यजीवी, ये किसको मिला था? ये चेट्टू रमैया कौन है ये जिनको ये टाइटल दिया गया था? वेल, इनका नाम आ जाता है, ये ट्री मैन है, इनका नाम है, ये है दरिपल्ली रमैया। इनका नाम है दरिपल्ली रमैया, ये इनका नाम है। ग्रीन वॉरियर बोलते थे इनको। एंड देन पद्म विभूषण रिपब्लिक डे पे अभी हाल ही में कथक डांसर को मिला था, वो भी शी पास जवे। हर आंसर हर नेम इज कुमुदनी लाखिया। एंड दैट्स इट गाइस, ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स। उम्मीद है मस्त जबरदस्त आपको सब आए होंगे। ठीक है जी, चलिए अब मिलते हैं 9 बजे सुबह सुबह। एंड ये सारा करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सब आपको मिलेगा। अच्छा, आज से ये भी शो आ रहा है, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है ना, स्पेशली आपके लिए हम ये शो शुरू कर रहे हैं। ये शो हम लैब पर आपको लोगों के लिए शुरू करा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में डर लगता है, काफ़ी पढ़ने के बाद मैथ्स इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। इस शो को ज़रूर से जुड़िएगा इसके ऊपर, ठीक है? ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। एंड गाइस, ये अर्जुन बैच ये भी आपका शुरू होने जा रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। जो भी बच्चे एसएससी की फाउंडेशन से तैयारी चाहते हैं, इसका कोड है LAB लैब। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ देखिए लैब की ऐप पर मिलेगी। ठीक है, बाय।